हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जेके एसएसबी का आपका जो एग्जाम है बहुत नियर बाय है। 28 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और ये जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिल रहे हैं सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें भी नहीं पता है और ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा और आंसर करना है क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है थैलारकी इज। थैलारकी मतलब क्या होता है, पहले भी हम लोग ये पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। जो शुरू से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है। तो वो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। यस एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फीमेल के प्यूबर्टियल स्टेज की स्टेजेस अगर वन बाय वन देखें तो सबसे पहला आता है थैलारकी। ठीक है, ब्रेस्ट बर्थ डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, थैलारकी। ठीक है, थैलारकी फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है एड्रीनार्की, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। तीसरी चीज आती है ग्रोथ स्पर्ट या फिर हाइट इंक्रीज होना। और चौथी चीज जो आती है वो आपके आती है प्यूबार्की। और पांचवें नंबर पे आती है मेनार्की, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आना स्टार्ट होता है या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। तो थैलारकी का मतलब सीधा सा होता है फर्स्ट ट्यूबर्टल डेवलपमेंट का पहला साइन होता है। 8 से लगा के 13 अभी का अगर एज देखें अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की या फिर हम अगर देखते हैं कि प्यूबर्टियल स्टेज की तो 8 टू 13 इयर्स के बीच में ये थैलारकी वाला पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हार्मोन रिलेटेड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। गर्ल्स गर्ल्स के अंदर हार्मोन रिलेटेड ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलारकी बोला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन बाय। फीटल की जो किडनी होती है वो यूरिन बनाना कब शुरू कर देती है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट आपको पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट डन हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कुछ ऑर्गन इसके अंदर हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है तब आपको आंसर क्या करना है यहाँ पे, जो 3 मंथ्स ऑफ एज होती है उसके अंदर ही ऑर्गेनोजेनेसिस डन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किडनी स्टार्ट टू यूरिन, यानी कि किडनी जो है वो यूरिन बनाना शुरू कर देती है तो कब स्टार्ट करती है, तो आपको याद रखना है 3 मंथ्स। ठीक है ना, मतलब कि 3 मंथ्स 12 वीक के आसपास किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन। प्रेगनेंसी में कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि 21 डेज में क्या हो जाता है, ड्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, 21 डेज पे ही हार्ट बीट, पहली हार्ट बीट बच्चे की जो है वो 21वें दिन आ जाती है। 12वें वीक पे किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन। उसके अलावा 12वें वीक पे ही हम मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, ये भी हम 12 वीक के आसपास एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 मंथ्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इंक्लूड, आंसर करिएगा कॉजेस ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। रॉटर सिंड्रोम, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस, श्रीगार्ड नजर सिंड्रोम या ग्लिबर्ट सिंड्रोम, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए यहाँ पे दो प्रकार के बिलिरुबिन होते हैं, कॉन्जुगेटेड होता है, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी कि जो लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है बिलिरुबिन तो उसका लेवल जो है, ठीक है, वो ब्लड में बढ़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड का, अनकॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ब्लड में क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है, तो देखिए ये एक तरह का जेनेटिक सिंड्रोम है। मैं आपको बता दूं जिसके अंदर हेपेटिक लीवर स्टोरेज की फेलियर की वजह से जेनेटिकली
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड टाइप का जॉइंटिस। आपको पता है बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा तो जॉइंटिस तो होगा ही सही, ठीक है ना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड नहीं बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है नॉर्मली पर्सन के अंदर, और जिसकी वजह से माइल्ड जॉइंटिस जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको रोटर सिंड्रोम बोलेंगे, और ये जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर है। के अंदर क्या होता है, माइल्ड जॉइंटिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से होता है रोटर सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। श्रिगर नजर सिंड्रोम या ग्लीबर्ट सिंड्रोम, ये दोनों भी सिंड्रोम होते हैं जिसमें जॉइंटिस होता है, यानी कि येलोइश डिस्कलरेशन होता है, बिलिरुबिन का लेवल जो होता है बॉडी में बढ़ता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड का नहीं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। किसका, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेटेड बढ़ता है या अनकॉन्जुगेटेड, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, और रॉटर सिंड्रोम जो है जिसमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है, और दोनों के अंदर जॉइंटिस होता है। रोटर सिंड्रोम में माइल्ड जॉइंटिस होता है, हेपेटिक स्टोरेज फेलियर की वजह से लीवर प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है, और ये एक जेनेटिक कंडीशन है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज दैट कैन गिवन थ्रू पेरिफेरल वस्कुलर लाइन इन अ नियोनेट। नियोनेट है, बच्चा है ना, तो उसके अंदर आप डेक्सट्रोज जो है उसका कितना कंसेंट्रेशन दे सकते हैं। एक फिक्स कंसेंट्रेशन होता है, उसी कंसेंट्रेशन में दिया जाता है इन्फ्यूजन पंप से या जैसे भी दे ले, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने उस कंसेंट्रेशन से ज्यादा दे दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर वेन के अंदर फ्लेबाइटिस वगैरह या फिर कोई रिएक्शन वगैरह करता है, ये इनफिल्ट्रेशन वगैरह, फ्लेबाइटिस हो गया, जो रिएक्शन होती है ना, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसीलिए बच्चे के अंदर, नियोनेट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन ना हो, ऐसा कोई जैसे कि इनफिल्ट्रेशन वगैरह ना हो जिसकी वजह से स्किन के अंदर डिसकलरेशन वगैरह देखने को मिले, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो 12.5%, ठीक है, इतना ही डेक्सट्रोज दिया जाता है नियोनेट के पेरिफेरल वेन में, ठीक है। पेरिफेरल से देते हैं तो पेरिफेरल वेन में 12.5 ही देना होता है। अगर हायर कंसेंट्रेशन में आपने दिया तो इस कंडीशन में फ्लेबाइटिस वगैरह देखने को, थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह जो होता है ना, वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो केयरफुली इन्फ्यूजन करना है, बच्चा है तो उस हिसाब से आपको इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस, कोलाई, इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकोकस। आंसर करिएगा, नियोनेट में मोस्ट कॉमन क्या होता है कॉज। यस एवरीवन, तो देखिए मेनिंजाइटिस का मतलब आपको पता है कि डीएपी, ड्यूरामेटर, एरेपनोमेटर, पायामेटर, इनमें इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें मेनिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। और अगर नियोनेट में मेनिंजाइटिस होता है तो इसका मेन रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली स्टेन कंटेन होता है, कौन सा स्टेनिंग कंटेन होता है मैं बता देती हूँ यहाँ पे। स्टेनिंग कंटेन होता है, कौन सा स्टेनिंग कंटेन होता है, तो K1 एंटीजन। क्या होता है, K1 एंटीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये होता कैसे है, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। और ये होता कैसे है, तो ये होता अगर मदर जो है वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और अर्ली में बच्चा ज्यादा सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन पुअर फीडिंग, लिथार्जी, बल्जिंग फॉन्टेनल, आपको पता है इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो पुअर फीडिंग बच्चे के अंदर दिखाई देगी, ठीक है, बच्चा बिल्कुल लिथार्जी रहेगा, और यहाँ पे इरिटेबिलिटी रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बल्जिंग फॉन्टेनल रहेगा,
बल्जिंग फॉन्टेन है। क्लियर है? तो ये चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर इंट्रा जो क्रेनियल प्रेशर है वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख सकता है क्योंकि मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसको अर्ली डायग्नोसिस करके अगर ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके ये हाइड्रोसिफेलस वगैरह भी कर सकता है। इसीलिए इसको अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और इसका मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस का वो होता है ई कोलाई, यानी कि इस्चेरिशिया कोलाई। आपने नाम तो सुना ही होगा, तो यहाँ पे बी जो है वो आपके करेक्ट आंसर रहेगा। एक और ई कोलाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नॉर्मली यूटीआई जो नोजोकोमियल इंफेक्शन होता है, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, वो नॉर्मली किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, तो उसका भी आंसर आपका ई कोलाई ही रहेगा। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH इन मेल एम्ब्रियो सिक्रेटेड बाय, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो क्यों सिक्रेट होता है मेल एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर एवरीवन। आपको पता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके बाद में डीएनए वगैरह बनता है। ठीक है, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग तरीके से बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग तरीके से बनता है। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है। ठीक है, तो इसी मुलेरियन डक्ट को अगर नहीं बनने देना है या फिर अगर उसके अगेंस्ट काम करना है तो कोई तो चीज होनी चाहिए जो उसके अगेंस्ट काम करे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ना बनने दे, जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवेरी, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मेल बेबी जो होता है, अगर मेल एम्ब्रियो बन रहा है तो उसके टेस्टिस जो होता है वहां से ये हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। तो इस हार्मोन के सिक्रेट होने से ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है वो सिक्रेट जब होगा तब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनने देगा। ठीक है, तो ये मेल एम्ब्रियो के द्वारा रिलीज होता है। कहां से होता है, तो टेस्टिस से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंसर करिएगा सभी बच्चे यस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल जो होती है वो टेस्टिस में होती है मेल बेबी के। ठीक है, मेल एम्ब्रियो के, और मेल एम्ब्रियो से ही ये रिलीज होता है। बाकी लीडिंग सेल जो होती हैं, ये लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन के का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो क्यों सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सर्टोली सेल से सिक्रेट होता है, जो कि टेस्टिस से सिक्रेट होती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स, आपका अपकमिंग जो एग्जाम है आप सभी को पता है 28 जून को आपका एग्जाम है, बहुत ही कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है। तो अब मेहनत को बढ़ा दीजिए क्योंकि आखिरी पड़ाव आपका, यानी कि आपका जो सपना है, जो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, जिनका सपना है कि हाँ मुझे भी जो है ये एग्जाम क्लियर करना है, तो उनके लिए अभी एग्जाम को लेकर बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो जाइए। और अभी ऐसा करके आपको पढ़ना है कि नहीं ये मेरा फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है एग्जाम का, तो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। प्लस आपने एमसीक्यू वगैरह बहुत सारे पढ़ लिए होंगे, मैं बस आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अब आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि जब तक आप अगर पढ़ते ही रहोगे ना, हाँ मैंने एमसीक्यू पढ़ लिया, हाँ मैंने थ्योरी पढ़ ली, पढ़ते ही जाओगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आपको ये पता नहीं है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो मेरे गलत नहीं होगा। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। उसके लिए एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, 39 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी कि जैसे ही आपने पेपर पूरा मतलब उसमें आंसर्स कर दिए, आपने सबमिट कर दिया, आपके कितने मार्क्स आए वो बताए, उसके बाद में परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको देखना है। ठीक है, ताकि जो गलतियां आप यहाँ पे करोगे, 39 टेस्ट किसको बोलते हैं, शुरू से बोल रही हूँ,
तो आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब आप टेस्ट देने के बाद में उसका सॉल्यूशन भी पढ़ोगे। सॉल्यूशन पढ़ोगे तो अपने वीक एरिया पे काम होगा, जो गलती आप यहाँ पे करोगे वो एग्जाम में नहीं करोगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास में। तो जितना ज्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी फ्री कंटेंट बहुत सारी क्लासेस जेके एसएसबी की प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन प्रेडर-विली सिंड्रोम इज। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसने नाम ही पहली बार सुना होगा। क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन प्रेडर-विली सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर करिएगा क्रोमोसोम 15, 5, 10 या 21। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। तो देखिए ये प्रेडर-विली जो सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है कि ये लॉस हो जाता है या फिर इनएक्टिवेशन हो जाता है। क्या? या तो लॉस हो जाएगा या तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो लॉस होने की वजह से और इनएक्टिवेशन। एक्टिवेशन कौन से? क्रोमोसोम नंबर 15। तो क्रोमोसोम नंबर 15 जो है उसके या तो गायब होने की वजह से या फिर वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 46 नंबर में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हर एक क्रोमोसोम का अपना अलग काम होता है। हर एक क्रोमोसोम फीटस की बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 15 जो रहेगा उसके लॉस और इनएक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे ये विली सिंड्रोम जो है वो देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? एक्यूरेट अगर स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें भी फिर सब टाइप वगैरह होते हैं, उसमें अपन को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर उसका पर्टिकुलर रीजन देखे कि पर्टिकुलर किस रीजन में ये इनएक्टिवेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 15q11 से 15q11 ये एक रेजिमेन है, आप याद रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए, से लगा के q13। ठीक है, ये जो रीजन होता है इसके अंदर डिफेक्ट की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब आप सोचोगे कि इसमें डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? तो देखिए बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टीज होती है। क्या हो सकती है? बच्चे के अंदर लर्निंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लर्निंग डिफिकल्टी। उसके अलावा बच्चे के अंदर ओबेसिटी होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगा बच्चा। ठीक है, ग्रोथ में डिफेक्ट आ सकता है, ग्रोथ इफेक्ट। तो ये चीजें देखने को हमें मिल सकती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाए तो इसका इंटरवेंशन जो है वो पॉसिबल होता है। उसका ग्रोथ चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, प्लस बच्चे का प्रॉपर मतलब इंटरवेंशन जो है वो बच्चे का हम यहाँ पर कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं उसके साथ में। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, डेवलपमेंटल हेल्थ केयर वगैरह। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन कौन सा है? फ्रैंक, कंप्लीट, फुटलिंग या नी ब्रिज? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए आंसर करिएगा। सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। यस, तो देखिए फ्रैंक ब्रिज जो है, जो आपके ब्रिज के ये टाइप ही दिए हुए हैं, जिसमें फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज, फुटलिंग हो गया, नी हो गया, उसमें ये सारे के सारे ब्रिज प्रेजेंटेशन का ही एक चारों पार्ट होते हैं।
तो उसमें भी यहाँ पे पूछा गया है कि भाई मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप इसमें ये होता है कि इसमें नॉर्मली वैसे सिफिलिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा लेबर के लिए एक्यूरेट प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बिफोर डिलीवरी बच्चे का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रिज प्रेजेंटेशन बच्चे का हो सकता है। यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वहां पे नॉर्मली फेटल का ऑक्सीपुट होता है जब सिफिलिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में बच्चे के या तो पैर पहले आएगा, या बच्चे के नी पहले आ जाएंगे, या फिर बच्चे के बटक्स पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि बच्चे के जो बटक्स है वो प्रेजेंटिंग पार्ट पे रहते हैं। क्या रहते हैं? बच्चे के बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट पे रहते हैं। हिप जो है वो फ्लैक्स्ड रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? हिप फ्लैक्स्ड रहते हैं, और बच्चे के जो बटक्स है वो प्रेजेंटिंग, हिप जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट पे रहते हैं। तो डिलीवरी करवाना थोड़ा सा जो है वो रिस्की यहाँ पर हो जाता है। उससे भी ज्यादा रिस्की होता है जब फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि बच्चे के पैर पहले बाहर आ रहा है। कोर्ड प्रोलेप्स का चांसेस इसमें ज्यादा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो यूएसजी के द्वारा अर्ली एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं, ताकि रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन जो फ्रैंक ब्रिज होता है, जहां पर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? बटक्स, है ना। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा। यानी यहाँ कंप्लीट ब्रिज नहीं होगा, फुटलिंग भी नहीं, नी ये रेयर होते हैं, ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है फ्रैंक ब्रिज। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने कि सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया इज, नाइजीरिया गोनोरिया का सिंगल ट्रीटमेंट क्या होता है? ये पूछा गया है। आंसर करिएगा एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्ट्रिक्सोन या फिर इरिथ्रोमाइसिन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए ये नाइजीरिया वाला जो कंडीशन है, नाइजीरिया गोनोरिया, इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट में सिम्टम की मैं बात करती हूँ। तो सिम्टम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, सिम्टम, तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो पैल्विक पेन हो सकता है, ठीक है, पैल्विक पेन हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे पायूरिया हो सकता है, ठीक है, पेल्विक पेन हो सकता है, पायूरिया वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, डिसयूरिया, सॉरी पायूरिया, डिसयूरिया, ठीक है, डिसयूरिया देखने को मिल सकता है। पेल्विक में पेन, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन जब होती है तब यहाँ पे देखने को मिलता है। और डिस्चार्ज होता है, कहाँ क्या होता है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक। तो इसके ट्रीटमेंट के पर्पज से हम सिप्ट्रिक्सोन यहाँ पे चूज करते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन, कौन सी है दवा? ये थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन है। क्या है? सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होता है। तो एंटीबायोटिक है एक तरह का। तो नाइजीरिया गोनोरिया के लिए हम इस ट्रीटमेंट का जो है वो यूज करते हैं। सिप्ट्रिक्सोन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। और इसके अंदर एज ए नर्स आपका रोल क्या होता है? प्रमोटिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, प्लस एंश्योर पार्टनर जो है, अगर मैरिड है तो पार्टनर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ताकि जो है वो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है वो इंक्लूड कर सके। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और याद रखिएगा ऐसी चीजों को कभी भी आपको एक्सपोज नहीं करना है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए नर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है? बायपैराइटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या बाय टेम्पोरल डायमीटर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? तभी आंसर करिएगा। क्लास को जो है वो एक बार शेयर जरूर करिएगा और साथ में आंसर भी करिएगा।
चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एक बायपैराइटल डायमीटर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये डायमीटर जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटल की ग्रोथ के लिए बायपैराइटल ये शो करता है कि फीटस की ग्रोथ कैसी है, यूएसजी के द्वारा इसको देखा जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डायमीटर जो होता है वो आपके बाय टेम्पोरल होता है, दो टेम्पोरल बोन के बीच में इसको चेक किया जाता है। तो बाय टेम्पोरल अप्रोक्स 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो ये बाय टेम्पोरल, दोनों जो टेम्पोरल बोन है इसके बीच का जो रेशो है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो बाय टेम्पोरल सबसे छोटा डायमीटर जो है वो होता है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है बाय टेम्पोरल, क्योंकि फीटस को बर्थ कैनाल से होके गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस डायमीटर को एक्यूरेट चेक किया जाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है याद रखिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड एक क्रिस्टल क्लियर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है अर्ली के अंदर स्ट्रॉ पेल कलर का होता है नॉर्मली जो होता है, और ये फीटस के लिए कुशन का काम करता है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है, एक शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, फ्री फ्लोटिंग फीटस जो है वो इधर उधर घूम सके उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंटेंट होता है यानी कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है, तो फीटल यूरिन और मैटरनल प्लाज्मा इनसे मिलके ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो यहाँ पर बनता है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आंसर करिएगा एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखिए एक तो पीएच जो है, पीएच टेस्टिंग जो है वो कब करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वजाइना से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, तो पता तो करना पड़ेगा ना, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, या फिर नॉर्मल पीएच है, या फिर नॉर्मल वजाइना से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए पीएच जो है वो टेस्ट किया जाता है। अगर पीएच जो होता है नॉर्मली आपको पता है वजाइना का पीएच जो होता है 1.5 से 3.5 यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और प्रेगनेंसी में तो और भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह जो है वो अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि पीएच एमनियोटिक फ्लूइड का भी पता होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ ये मेम्ब्रेन डिस्चार्ज हुई है और ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पे आपको याद रखना है 7.4 से 7.6 जो है वो पीएच होता है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का। बाकी इसका काम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। 8 टर्म एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। 600 to 800 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली होता है। अगर जो है वो पोस्ट टर्म यानी कि 42 वीक से ज्यादा हो जाता है, आफ्टर 42 वीक, तो ये 200 ml तक हो जाता है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन जेके एसएसबी का एमसीक्यू क्रैश कोर्स, और यही जो है वो आप जीएमसी उधमपुर की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कोर्स जो है वो आपको उसमें भी काम आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कोर्स है। ठीक है ना, बाकी अभी एग्जाम आपका बहुत पास है। जेके एसएसबी के रिगार्डिंग में यही बोलना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट जो है वो आपके वीक एरिया को एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा, वरना आप पढ़ते ही जाओगे और समझ में ही नहीं आएगी कि कहाँ पे जाके आपको रुकना है, कहाँ पे गलत हो रहा है, और पिछला याद भी है या भूल गए हो। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सबसे अच्छी चीज होती है, उससे भागना नहीं है आपको। तो टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए वापस से दोबारा, ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। क्लियर है, तो उसके लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि बैक टू बैक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए। दोबारा से मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।